Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 20th of April 2023. तो गाइज आज है तारीख 20 अप्रैल 2023 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है गैलापेगोस आइलैंड को, काफ़ी चर्चा में है, तो अच्छे से मैप में देखना है। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2019 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, अटल इनोवेशन मिशन, ये जो मिशन है इसको कौन से बॉडी के तहत सेटअप किया गया है आपको बताना है। ऑप्शन ए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन सी नीति आयोग या फिर ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। फ्रंट पेज पर ही सबसे पहले इस आर्टिकल को कवर किया गया है। देखो बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं इस टॉपिक को लेकर। वो ये है कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन की रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि अब चाइना नहीं, भारत है दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश। तो समझेंगे आखिरकार ये कैसे हुआ है, प्लस यहाँ पर कितनी जनसंख्या इंक्रीज़ हुई है, ये आप लोग देख पाओगे। कल से ही बहुत सारे जो न्यूज़ आर्टिकल है वो पब्लिश हो रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिनट, इंडियन एक्सप्रेस, सभी ने यहाँ पर इसको डिटेल से कवर किया है। यूएन पॉपुलेशन रिपोर्ट ने बोला है इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 2023 के अंदर में 142.8 करोड़ है, जो कि चाइना की पॉपुलेशन को क्रॉस कर चुका है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इंडिया की जो जनसंख्या है वो 142 करोड़ पार हो चुकी है, 142 करोड़ क्रॉस हो चुकी है। और चाइना के मुकाबले इंडिया की पॉपुलेशन आज के समय में 30 लाख ज़्यादा हो चुकी है, यानी 30 लाख से ज़्यादा आबादी भारत में हो चुकी है और इसी वजह से इंडिया एक मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुका है, ऐसा रिपोर्ट्स ने मेंशन किया। और हालांकि बहुत पहले से अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं पिछले साल से, जहां पर बोला जा रहा था कि साल 2023 में चाइना को पछाड़कर इंडिया मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएगा। अभी भी कई रिपोर्ट्स हैं, उनका कहना यह है कि इंडिया 2023 के मिड वाले रीजन में यानी कि बीच में ये एक मोस्ट पॉपुलस देश बन सकता है। बट अभी यूएन पॉपुलेशन की रिपोर्ट क्या आई है वो मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है। फिर उसमें यहाँ पर मेंशन किया गया ये जो पॉपुलेशन की रेस चल रही है, इस रेस में अगर हम पिछले 300 साल की कहानी देखें तो किस प्रकार से यहाँ पर ये डेवलपमेंट हुआ है। 1800 ईस्वी के अंदर अगर हम बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन 20 करोड़ के आसपास की थी, चाइना की पॉपुलेशन 33 करोड़ के आसपास थी। फिर उसके बाद में 1850 में ये 23.5 करोड़ हो गई और चाइना की 40.9 करोड़। तो चाइना की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा थी स्टार्टिंग से ही, आप देख पा रहे होंगे। 1950 आया, फिर 2000 में इंडिया की पॉपुलेशन 106 करोड़ थी और चाइना की पॉपुलेशन 126 करोड़। फिर 2023 में इंडिया की पॉपुलेशन 143 करोड़ हो गई। मतलब अभी आने वाले समय पर और ज़्यादा हो जाएगी, 143 करोड़ तक पहुंच जाएगी, क्योंकि अभी हम 142 करोड़ का आंकड़ा जो है वो क्रॉस कर चुके हैं। चाइना की पॉपुलेशन यहाँ पर 142 करोड़ ही रह जाएगी। इवन यहाँ पर चाइना 2023 में अपनी पीक पर पहुंच चुका है। पीक पर पहुंचने का मतलब यह है कि चाइना की जो पॉपुलेशन है अब लगातार कम होती जा रही है। तो इस वजह से बोला जा रहा है कि अब 2023 से 2050 तक का जब आप लोग गैप देखोगे तो 2050 में इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 167 करोड़ के आसपास होगी, जबकि चाइना की पॉपुलेशन 131 करोड़ के आसपास होगी। यानी कि 2023 के मुकाबले 2050 में चाइना की पॉपुलेशन और ज़्यादा कम हो चुकी होगी। फिर 2100 ईस्वी के अंदर एक एस्टिमेशन, एक अंदाज़ा है कि इंडिया की पॉपुलेशन भी गिरना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी इंडिया यहाँ पर
सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन को होल्ड करके रखता है। तो अभी यहाँ पर हम लोग भी अपने पीक पर पहुँचेंगे, जो कि 167 करोड़ के आसपास तक का वो पीक पहुँचेगा, और उसके बाद इंडिया की पॉपुलेशन भी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगी, कम होना स्टार्ट हो जाएगी, और 2100 तक ये 153 करोड़ के आसपास पहुँच सकती है, जबकि चाइना की पॉपुलेशन 76.6 करोड़ के आसपास पहुँच सकती है, ऐसा मेंशन किया गया है यूएन की रिपोर्ट्स के अंदर में। फिर उसके बाद में यहाँ पर भी आप एक डेटा देख सकते हो, ये जो पिक्चर है ना, इसके अंदर एक ग्राफ दिया गया है। तो यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन बताई गई है, ये मिलियंस में नंबर दिया गया है। तो जैसे इंडिया की पॉपुलेशन अभी 1428.6 मिलियंस के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। तो इंडिया जो है अभी चाइना को क्रॉस करके टॉप पर आ चुका है ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया। तो ऐसी चर्चा तो पिछले साल से हो रही थी, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतनी जल्दी हो जाएगा। इतनी जल्दी इसलिए हो गया क्योंकि चाइना का जो फर्टिलिटी रेट है वो अपने आप में गिरता जा रहा है। यानी फर्टिलिटी रेट समझते हो ना, मतलब कह सकते हो कि एक महिला कितने बच्चों को जन्म दे रही है, वो हम लोग यहाँ पर फर्टिलिटी रेट के तहत काउंट करते हैं। तो चाइना के अंदर में फर्टिलिटी रेट लगातार गिरता चला गया, और आज के समय में बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है। इवन यहाँ पर चाइना की हरकतों की वजह से हुआ है। चाइना यहाँ पर अपनी पॉपुलेशन के ऊपर पहले बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगा चुका था, बस उसी का इम्पैक्ट आज की पॉपुलेशन के ऊपर पड़ा है, और आज पॉपुलेशन वहाँ पर बढ़ नहीं रही है, और जो लोग हैं अभी वो बूढ़े होते जा रहे हैं। तो इवन यहाँ पर जो चाइना है वो पूरा का पूरा बूढ़ा होता जा रहा है, आप ऐसा भी यहाँ पर कह सकते हो। जो नए बच्चे हैं उनका जन्म हो नहीं रहा है, जो पॉपुलेशन है वो बुज़ुर्ग होती जा रही है। फिर उसके बाद में अगर हम लोग टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करें 2023 में, तो फर्टिलिटी रेट साउथ अफ्रीका का 2.3 का होने वाला है, यानी कि एक महिला लगभग 2.3 बच्चों को जन्म दे रही होगी। तो ये 2023 में साउथ अफ्रीका का फर्टिलिटी रेट है। इंडिया का 2 रहने वाला है, ब्राज़ील का 1.6, रशिया का 1.5 और चाइना का 1.2। तो चाइना आज के समय पर लीस्ट फर्टिलिटी रेट वाली जो पोजीशन है वहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट के अंदर में मेंशन की जाती हैं। आई होप आपको एक जो क्लैरिटी है वो मिल चुकी है। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि अभी पॉपुलेशन चाइना की क्रॉस करेगा भारत, बट यहाँ पर और जो यूएन पॉपुलेशन UNFPA की जो रिपोर्ट आई है वो यहाँ पर मेंशन कर चुकी है कि भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों के बीच में आपको ध्यान रखना है। अब जब इतना डिस्कस कर ही लिया है तो एक पॉइंट मैं आपको और बताना चाहूँगा। इंडिया में जितनी पॉपुलेशन है, लगभग आज के समय पर 142.86 करोड़ के आसपास इंडियन पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है। ये भारत की आज की जनसंख्या है। तो इसमें से अगर आप थोड़ा देखोगे कि कितने साल के लोग कितने प्रतिशत हैं, तो ज़ीरो से लेकर, ध्यान रखना, ज़ीरो से लेकर 14 साल के जो पॉपुलेशन है हमारे इंडिया में वो 25% है आज के समय में। ठीक है, 0 से लेकर 14 साल 25% है, यानी कि 142.86 करोड़ में से 0 से 14 साल के जो लोग हैं वो 25% आपको देखने को मिलेंगे, और 15 से 64 साल यानी कि 15 से लेकर 64 एज तक के यहाँ पर जो लोग हैं वो लगभग 68% है, यानी कि इंडिया में जो यूथ की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। और 65 से ऊपर वाले जो लोग हैं भारत के अंदर में वो बहुत कम है, 7% के आसपास हैं। ये भी इस रिपोर्ट ने मेंशन किया है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। क्लियर हो गया। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल GS पेपर नंबर 3 एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या बात की जा रही है? बैटिंग फॉर बैट्स, केरला इंस्टीट्यूट स्ट्राइव्स टू डिस्पेल मिथ। अगर हम लोग बात करते हैं बैट की, चमगादड़ की, तो दिमाग में एकदम से क्या आता है? कोरोना और ये सारी अलग अलग बीमारियों का जो नाम है वो आने लगता है कि चमगादड़ काफ़ी सारी बीमारियों को फैलाता है, बहुत सारे जो वायरस है उनका होस्ट है ये चमगादड़, ऐसा हम लोग सोचते हैं, है ना। बट यहाँ पे जो ये केरला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इनका कहना यह है कि हम लोग एक मिशन लेकर चल रहे हैं, और उस मिशन के तहत हमारा काम है कि जितनी भी ये झूठी बातें हैं और जितना भी डर है चमगादड़ को लेकर, वो सब यहाँ पे बस्ट करना, वो सब डर यहाँ पे ख़त्म करना, दूर करना। ठीक है, वो सारी झूठी बातें यहाँ पर दूर करना, ये इनका एक मेन मकसद है। और इनका कहना यहाँ पर यह है कि जो ये चमगादड़ होते हैं ये एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे एनवायरनमेंट इकोलॉजी के लिए बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर ये देखने को मिलेंगे। कैसे देखने को मिलेंगे वो सब इन्होंने एक्सप्लेन किया है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो केरला का जो ये इंस्टीट्यूट है इन्होंने एक मिशन लिया, वो मिशन क्या है मैंने आपको बता दिया। इनका मेन मकसद है कि चमगादड़ किस प्रकार से एनवायरनमेंट के लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है उसको लेकर दुनिया भर में जागरूकता फैलाना, यह इनका मेन काम होने वाला है। इनका कहना यहाँ पर यह है, देखो अब जो बातें बताऊँगा वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कुछ नंबर वाइज हम डेटा डिस्कस करेंगे। दुनिया भर में जब हम चमगादड़ की स्पीशीज़ की बात करते हैं तो लगभग 1460 कितनी 1460 प्रजातियाँ चमगादड़ की पाई जाती हैं।
और ये 1460 प्रजातियां लगभग 21 फैमिलीज से बिलोंग करती हैं। इंडिया में कितनी पाई जाती हैं? तो इन 1460 में से इंडिया में केवल 135 बैट की स्पीशीज़ पाई जाती हैं, जैसा यहाँ पर मेंशन किया गया। 135 बैट की स्पीशीज़ इंडिया में देखने को मिलती हैं, और इसमें से केरला में कितनी पाई जाती है? तो 135 में से केरला के अंदर 48 के आसपास यानी कि 48 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में मेंशन किया गया कि जो ये बैट हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पॉलिनेशन में और सीड डिस्पर्जल में। पॉलिनेशन और सीड डिस्पर्जल दोनों ही हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन देखने को मिलता है। अगर हमें जंगल को वापस से रीजनरेट करना है, पेड़ों को लगाना है, पेड़ हम चाहते हैं वापस से रीग्रो करें, रीजनरेट हो, जंगल अपने आप में बढ़ते चले जाएं, तो उसके लिए सीड डिस्पर्जल और पॉलिनेशन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और इस प्रोसेस को करने के लिए जो बैट है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब पहली चीज़ तो ये आती है कि सर हमें थोड़ा समझना होगा कि सीड डिस्पर्जल होता क्या है या पॉलिनेशन होता क्या है, पहले हम इसको समझते हैं। और बैट यानी चमगादड़ यह प्रोसेस कैसे करता है? तो पॉलिनेशन के बारे में दोस्तों आपने पढ़ा भी होगा, जो बीज होती हैं यानी कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो किस प्रकार से यहाँ पर पॉलिनेट करती हैं फ्लावर्स को। जैसे मान लो यहाँ पर ये 2 फ्लावर हैं, ठीक है, 2 फूल हैं, ठीक है, एक मेल है और एक यहाँ पर, मतलब कहने का मतलब है पॉलिनेशन में एक मेल पार्ट का और फीमेल पार्ट का यहाँ पर यूज़ होने वाला है। कैसे? जैसा मान लो यहाँ पर ये जो फ्लावर है, फ्लावर में आपको यहाँ पर एंथर देखने को मिलेगा, वहाँ से जो ये मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, इन पोलन ग्रेन्स को, ठीक है, ये जो मेल पार्ट है यहाँ से पोलन ग्रेन्स को उठाती हैं और उठाने के बाद में दूसरे फ्लावर पर जाकर जो दूसरे फ्लावर का फीमेल पार्ट है यानी कि स्टिग्मा, उसके ऊपर यहाँ पे इसको गिरा देती हैं। ठीक है, इसी को हम लोग पॉलिनेशन बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, पॉलिनेशन एक ऐसा मेथड है जहाँ पर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ये जो येलो कलर के पोलन ग्रेन्स हैं, इनको क्या किया जाता है, एंथर जो कि एक फ्लावर का मेल पार्ट होता है, वहाँ से उठाकर और इन पोलन ग्रेन्स को उठाने के बाद में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है दूसरे जो फ्लावर है उसके फीमेल पार्ट पर, जिसको हम लोग स्टिग्मा बोलते हैं। ठीक है, और पॉलिनेशन सक्सेसफुल तभी होगा जब ये जो दोनों फ्लावर हैं दोनों अगर सेम स्पीशीज़ के होंगे, दोनों अगर एक प्रजाति के फ्लावर हैं, तब यहाँ पर पॉलिनेशन बेहतरीन तरीके से होगा। और पॉलिनेशन में भी 2 प्रकार के होते हैं पॉलिनेशन, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ और क्रॉस दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, आओ ये भी समझ लेते हैं। जब बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की तो वो आप ये समझ चुके हो, यानी कि 2 फ्लावर्स के बीच में इस प्रकार से पॉलिनेशन करवाना, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, केवल एक ही प्लांट्स का यूज़ किया जाता है, एक ही फ्लावर यहाँ पर होता है, उसी फ्लावर का जो एंथर वाला हिस्सा है वहाँ से पोलन ग्रेन उठाकर जो है इसके फीमेल पार्ट पर जो है ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। ठीक है, और ये काम कौन करता है, जो बीज हैं, मधुमक्खियाँ वो करती हैं। अब यही पॉलिनेशन बैट भी कर सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ अभी यहाँ पे बताई जा रही है। तो हमारे एनवायरनमेंट के लिए इन फ्लावर्स की संख्या को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए जो ये पॉलिनेशन है एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिसको बैट भी कर सकता है। इस पॉलिनेशन से और भी जो नए प्लांट्स हैं वो यहाँ पर पैदा होते हुए नज़र आएंगे, नए फ्लावर्स यहाँ पर पैदा होते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आता है एक और पॉइंट कि ये जो पॉलिनेशन है अगर मधुमक्खी कर रही है तो उसको नॉर्मल पॉलिनेशन ही बोला जाता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, चमगादड़ के कैटेगरी में ये थोड़ा स्पेशल हो जाता है। जब बैट किसी प्लांट में पॉलिनेशन कर रहा है, जब एक चमगादड़ किसी प्लांट में पॉलिनेशन कर रहा है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है खीरो, वो नाम मैंने लिख दिया है, खीरो टेरोफोली। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसको बोलते हैं, यानी कि द पॉलिनेशन ऑफ प्लांट्स बाय बैट इज कॉल्ड कीरो टेरेफोली। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि एग्जैक्टली ये चीज़ क्या है। अब आता है दूसरा कॉन्सेप्ट, सीड डिस्पर्जल। ठीक है, पॉलिनेशन तो आप समझ चुके, अब सीड डिस्पर्जल क्या होता है। देखो होता क्या है ना कि बहुत सारे जो हमारे फ्रूट बैट होते हैं यानी जो चमगादड़ होता है, अब वो चमगादड़ क्या कर रहे हैं, अलग अलग पेड़ पर बैठ रहे हैं और वहाँ पे फल खा रहे हैं। अब फल खाने के बाद में उन्होंने क्या किया, ऐसे ही पूरा का पूरा फल खा लिया और उस फल को डाइजेस्ट कर लिया। और डाइजेस्ट करने के बाद में यहाँ पर जो फल का बीज है उनके पेट में ही है। फिर उसके बाद में वो एक्सक्रीट कर देते हैं, उस बीज को यहाँ पर निकाल देते हैं। ठीक है, मल के साथ में उस बीज को निकाल दिया जाता है। ठीक है, अब वो क्या होगा कि मान लो एक ओरिजिनल ट्री था, यहाँ पर एक पेड़ था और इस पेड़ पर से यहाँ पर इस फ्रूट बैट ने क्या किया, एक फल उठाकर खाया और खाने के बाद में वो जो फल है उसके पेट में पच गया। अब जो है बीज जो है उसके पेट में रह गया है। अब वो यहाँ से उड़कर चला गया दूसरी जगह पर। अब दूसरी जगह पर चला गया तो क्या करेगा, वहाँ पर अगर वो अपना एक्सक्रीशन करता है, ठीक है, उसके मल के रास्ते से क्या होगा, जो ये सीड है
जो बीज है वो बाहर आ जाएगा, यानी ओरिजिनल ट्री से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर उस ही पेड़ का जो बीज है वो पहुंच जाएगा। इससे क्या होगा, वहाँ पर फॉरेस्ट रीजनरेशन होगा, उस प्लांट का ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस बोला जाता है इसको हम लोग सीड डिस्पर्जल के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये सारे एनवायरमेंटल बेनिफिट हो सकते हैं। उसके साथ साथ इस रिपोर्ट ने बताया है कि बहुत सारी स्टडीज़ है जो कि ये बोलती हैं, कुछ चमगादड़ होते हैं छोटे साइज़ के, और वो चमगादड़ क्या कर सकते हैं, 1 घंटे के अंदर अंदर 1400 के आसपास, कितने 1400 के आसपास छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं ना उनको खा सकते हैं। तो कहोगे इससे क्या फ़ायदा हुआ? देखो, इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर वो चमगादड़ कीड़ों को खा लेगा तो वो कीड़े एग्रीकल्चर यानी कि हमारा जो फसलें हैं उसको बर्बाद नहीं कर सकेंगे। ठीक है, क्योंकि कई बार होता यह है, ये जो छोटे छोटे कीड़े हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। बहुत सारे फसलों में जो है लग जाते हैं वो कीड़े, तो क्रॉप का बहुत सारा लॉसेस देखने को मिल जाता है। क्रॉप में बहुत घाटा हो जाता है, कम हो जाती हैं फसलें, ख़त्म हो जाती हैं फसलें। तो उन चीज़ों को भी टैकल किया जा सकता है इन चमगादड़ के माध्यम से। तो ये है सारे के सारे एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, और चमगादड़ को लेकर जो एक सोच थी वो यहाँ पर बदलने की कोशिश की है केरला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी रेलिवेंट होने वाला है, बहुत ध्यान से इन चीज़ों को सुनना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे 12,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। now आते हैं वापस से डिस्कशन पर। तो अभी ना हाल ही में एक एडवर्टीज़मेंट को लेकर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है, और वो एडवर्टीज़मेंट था बॉर्नविटा को लेकर। आपने वो वीडियो देखा होगा बॉर्नविटा वाला, है ना? तो एक पर्सन है जिनका नाम है रेवंत हिम्मत संगी। ठीक है, तो हुआ क्या, मतलब वो अपने आप को फूड फार्मा के नाम से देखने को कहते हैं। फूड फार्मा के नाम से उनका सोशल मीडिया हैंडल भी देखने को मिलता है। तो उनके इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स हैं लगभग 1,35,000 के आसपास। रिसेंटली क्या होता है, बॉर्नविटा के ऊपर वो वीडियो बनाते हैं, और बॉर्नविटा का जो पूरा सच है वो यहाँ पर बताया जाता है। एग्जैक्टली सच ही बोलूँगा, यानी कि बॉर्नविटा में कितना ज़्यादा शुगर कंटेंट है ना। तो उन्होंने इस प्रकार से चीज़ों को डिपिक्ट किया कि बताया कि देखो बॉर्नविटा का जो डब्बा है उसके ऊपर लिखा है स्ट्रॉन्ग बोन्स, हेल्दी ब्रेन। ये जो चीज़ें लिखी हुई है ना, ये पूरी गलत है। ऐसी चीज़ें यहाँ पर उन्होंने बताई, और बताया कि इसमें कितना ज़्यादा शुगर कंटेंट है, और सभी लोग अपने घर पर बच्चों को जो ये बॉर्नविटा डालकर पिला रहे हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली चीनी ही यहाँ पर उस बच्चे को दी जा रही है। तो वो वीडियो ना अचानक से वायरल हो गया, और बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, हद से ज़्यादा। यहाँ पर लोगों ने उस वीडियो को देखा, लगभग 12-13 मिलियन लोग देख चुके थे। वैसे क्या होता है कि इन पर्सन के पास में कैडबरी की साइड से, क्योंकि बॉर्नविटा कैडबरी का ही है, तो कैडबरी की साइड से लीगल नोटिस जाता है इनके पास में, और लीगल नोटिस जाने की वजह से ये अपनी वीडियो को उस प्लेटफॉर्म से डिलीट कर देते हैं। मतलब 12 से 13 दिन में आप कह सकते हो वो वीडियो ने अपनी रफ्तार पकड़ी, और वो 12 से 13 दिन मतलब 2 हफ्ते के अंदर अंदर पूरी तरह से वायरल हो गया। वो देश भर में छा गया वो पूरा वीडियो। और आज वो वीडियो मतलब कितना ही डिलीट करवा लो, जो ओरिजिनल वीडियो है वो तो कैडबरी ने डिलीट करवा दिया, लेकिन बाकी सारी जगह पर जो ये इंटरनेट है, यहाँ पर अगर कुछ भी वायरल हुआ तो वो फिर रोकना बहुत मुश्किल है। तो कैडबरी ने ओरिजिनल वीडियो तो यहाँ पर चलो उन व्यक्ति से डिलीट करवा दिया एक लीगल नोटिस देकर। उनका जो ट्विटर हैंडल है वो भी यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि लोगों के पास में वो वीडियो का एक्सेस था। अब लोग यहाँ पर उसी वीडियो को शेयर करते जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ट्विटर पर ये बॉर्नविटा करके ट्रेंड भी हो रहा था कि बॉर्नविटा में एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये मामला चल ही रहा है, बॉर्नविटा को लेकर कंट्रोवर्सी जो है ये चली रही है, पूरा बवाल मचा पड़ा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। उसी के बाद यहाँ पर क्या होता है कि जो FSSAI है, अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है फूड स्टैंडर्ड्स एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, कि एक अच्छा फूड लोगों को मिल पाए उसको इंश्योर करने का काम FSSAI का है। आपने देखा होगा कोई प्रोडक्ट आप लेकर आते हो कुछ खाने के लिए, उसके पीछे FSSAI का जो मार्क है वो देखने को मिलता है। तो बोला ये जा रहा है कि ज़रूरत है यहाँ पर कि FSSAI इस मामले में आए और अपनी जो गाइडलाइंस वगैरह है वो यहाँ पे थोड़ा मेंशन करे कि कैसे हम लोग जो पैकेज फूड है, जो पैकिंग में आ रहा है, या जो प्रोसेस्ड फूड है, उसको हम किस प्रकार से मॉनिटर कर सकते हैं। उसको लेकर यहाँ पर उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए FSSAI को यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस लेकर आनी पड़ेंगी। ठीक है, हालांकि FSSAI भी इसके ऊपर काम कर रहा है, और पिछले साल हमने डिस्कस भी किया था कि जो कोई भी प्रोडक्ट है ना, उसका जो फ्रंट है, उस फ्रंट के ऊपर जो लेबलिंग वगैरह है वो यहाँ पर अनाउंस की गई थी FSSAI के थ्रू। अब
ये फ्रंट लेबलिंग वाला मुद्दा क्या है, इसको हम थोड़ा अलग तरीके से डिस्कस करेंगे। ये बात है सितंबर 2022 की और पहले की बात है, और पहले से यहाँ पर इसके बारे में चर्चा हो रही थी। अब आप स्क्रीन पर नीचे देखो, फिर मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ एग्जैक्टली ये क्या है। फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग सिस्टम, FOPL सिस्टम इसको बोलते हैं। यानी कि एक प्रोडक्ट है, मान लो यहाँ पर ये चोकोस का पैकेट है या कुछ भी पैकेट आपको देखने को मिलेगा, उस पर इस प्रकार की ऊपर ही लेबलिंग बना देना कि वो देखकर इंसान समझ जाए कि मेरे हेल्थ के लिए सही है या नहीं सही है, इसमें क्या क्या कंटेंट है वो उसको यहाँ पे एकदम से पता चल जाए। इस प्रकार की लेबलिंग को बाहर बना देना, ठीक है। तो यहाँ पर ये FSSAI का मेन काम है। अब ऐसा पहले भी होता था इंडिया के अंदर में, जो फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग है ये पहली बार 2014 में रिकमेंड किया गया था एक एक्सपर्ट कमेटी के थ्रू, ठीक है। जो कमेटी 2013 में बनाई गई थी उसी ने यहाँ पर इसके बारे में रिकमेंडेशन दिया। फिर साल 2019 में FSSAI ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया कि हाँ इस प्रकार की जो चीज़ें वो आएंगी। और स्टार्टिंग में यहाँ पर क्या किया गया, जो फूड आइटम्स हैं उनके ऊपर कलर कोडेड लेबल्स को लगाया गया, ठीक है। कलर कोडेड लेबल्स यानी कि कुछ अगर प्रोडक्ट सही है तो ग्रीन कलर का लेबल हो गया, प्रोडक्ट में काफ़ी कुछ शुगर है या सॉल्ट बहुत ज़्यादा है तो उस पर रेड कलर का लेबल हो गया। इस प्रकार के जो कलर कोडेड लेबल्स है वो यहाँ पर स्टार्ट करे गए और उसी कलर कोडेड लेबल्स के माध्यम से यहाँ पर चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता था। लेकिन साल 2019 में दिसंबर के महीने में FSSAI ने क्या किया, जो ये लेबलिंग रेगुलेशंस थे इसमें कुछ नई चीज़ें यहाँ पर लाने की कोशिश की गई। अब होता यह है कि 15 फरवरी 2022 में जो FSSAI है इन्होंने डिसाइड किया कि अभी ये जो सिस्टम है वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, कलर कोडेड लेबल सही से काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए FSSAI क्या करेगा, हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम लेकर आएगा। तो हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम लेकर आया गया। अब हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। देखो ये तो है कलर कोडेड लेबल्स। इस प्रकार से यहाँ पर कलरिंग में आपको ये लेबल्स देखने को मिल जाएंगे कि शुगर लेवल जिसमें ज़्यादा है तो बाहर एक तरह से लेबल लगाकर दिखा दिया जाए, ठीक है। इस प्रकार का जो लेबल है वो लगाकर दिखा दिया जाए। लेकिन ये तो कलर कोडेड लेबल हो गया। अब बात करेंगे कौन सा वाला, हम स्टार वाले सिस्टम की बात कर रहे थे। तो स्टार सिस्टम को लेकर मैंने एक पिक्चर यहाँ पर लगाया हुआ था, एक सेकेंड रुक जाओ मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ ये रहा स्टार रेटिंग सिस्टम। जो हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम है ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सरकार का इनिशिएटिव है, जो कि बहुत पहले से स्टार्ट कर दिया गया था। इंडिया ने थोड़ा लेट से यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट किया। जैसे कि अब मान लो यहाँ पर ये प्रोडक्ट है, इधर ये चोकोज हैं है ना, केलॉग्स के, ये अलग अलग यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं। अब हुआ क्या है कि इनमें स्टार रेटिंग सिस्टम दिया गया। जैसे चोकोस के ऊपर में 5 में से 2 स्टार दिए गए, 5 में से 2 स्टार की दिए गए हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर सामने देख पा रहे होंगे। तो 5 में से 2 स्टार का मतलब है इस प्रोडक्ट में शुगर वगैरह बहुत ज़्यादा है, हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट ये नहीं है। ऐसे यहाँ पर आप देख पाओगे इसमें 5 में से 4.5 स्टार है, यानी कि ये हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है, फाइबर ज़्यादा है, होल ग्रेन प्रोडक्ट आपको ये देखने को मिलेगा। और इस वाले प्रोडक्ट में ऑल ब्रेन में 5 में से 5 स्टार दिए गए हैं, यानी कि ये बिल्कुल आप आराम से इसको परचेज़ कर सकते हो। सारी की सारी चीज़ें सूटेबल हैं और बहुत आराम से यहाँ पर इसको हैंडल किया जा सकता है और हमारे हेल्थ सिस्टम के लिए काफ़ी अच्छी हैं, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। तो ये है रेटिंग स्टार सिस्टम, जहाँ पे 5 में से कुछ स्टार्स दिए जाते हैं। इसके बेसिस पर जो कंज्यूमर से वो जज कर पाएंगे कि वो प्रोडक्ट उनके लिए हेल्दी है या नहीं है, ठीक है। तो ये है हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम, इसको इम्प्लीमेंट किया गया। अच्छा ऐसा कर क्यों रहे हैं, कर इसलिए रहे हैं क्योंकि इंडिया के अंदर में जो हमारी डेली वैल्यू होती है ना, कि डेली हमें रिकमेंडेड वैल्यू होती है कि भाई इतना कंटेंट, इतना जो है सॉल्ट, इतना जो शुगर है वो लेना चाहिए, बट उससे हम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, बहुत आगे निकल चुके हैं। इवन कोई चिप्स का पैकेट जो है ना, उसमें जो मिनिमम सॉल्ट कंटेंट है वो कितना है, जितना हमें नमक चाहिए होता है अपने पूरे दिन भर में, उससे 2-3 गुना ज़्यादा नमक केवल और केवल एक चिप्स के पैकेट में मिल जाता है। फिर उसके बाद ऐसे यहाँ पर नमकीन की बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, उसमें सॉल्ट कंटेंट यहाँ पर 2 से 3 गुना ज़्यादा होता है। थोड़ी नमकीन भी खा रहे हैं तो क्या है, जितना हमें दिन भर में नमक चाहिए था उससे 3-4 गुना ज़्यादा नमक यहाँ पर उस नमकीन से या उस चिप्स के पैकेट से मिल रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे हमारे पास में एक वार्निंग होना ज़रूरी है, एक प्रोडक्ट के ऊपर लेबलिंग होना ज़रूरी है, ताकि हम जज कर सकें, देख सकें हमारे हेल्थ के लिए वो प्रोडक्ट सही है भी या नहीं है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग सिस्टम। यानी कि कोई भी अगर प्रोडक्ट है तो उसका इस प्रकार से यहाँ पर फ्रंट को तैयार किया जाए ताकि कोई भी इंसान आराम से उसको देख सके, समझ सके कि क्या है उसमें एग्जैक्टली। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये जो हेल्थ रेटिंग सिस्टम है फूड के ऊपर में, इसकी ज़रूरत क्या है। देखो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। ज़रूरत पहली यह है कि इससे लोगों का जो हेल्थ केयर के ऊपर पैसा खर्च हो रहा है वो बचेगा। लोग यहाँ पर थोड़ा हेल्दी चॉइस ले सकेंगे, अपना जो एक हेल्दियर लाइफस्टाइल है उसको प्रमोट कर सकेंगे, है ना, एक अच्छी लाइफस्टाइल को जी रहे होंगे। क्योंकि और अगर आप एट द एंड देखोगे कि जो हम खाते हैं ना वही यहाँ पर बॉडी के ऊपर दिखता भी है।
वैसे यहाँ पे ब्रेन काम करेगा। यानी जो बॉडी के अंदर आप इनटेक करोगे वही चीज़ें यहाँ पर बॉडी पर असर करती हैं, वही चीज़ें यहाँ पर आपके ब्रेन के ऊपर इम्पैक्ट करती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी डाइट काफ़ी अच्छी है तो उससे क्या होगा, एक तो हेल्थ सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है, प्लस ब्रेन भी अच्छे से काम कर रहा होगा, पूरी ओवरऑल बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा होगा। और अगर लगातार तला भुना खाया जा रहा है और बहुत ज़्यादा खाया जा रहा है तो इससे ओबेसिटी प्लस और ढेर सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, एजिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पर जो उम्र है वो बढ़ने लगती है। उम्र बढ़ने मतलब है कि ऐसा दिखने लगता है इंसान। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। बात क्लियर हो गई, समझ रहे हो ना इस पॉइंट को? तो अभी यहाँ पर इसी कंट्रोवर्सी की वजह से FSSAI के ऊपर में अभी प्रेशर बन चुका है और इनसे बोला गया है कि बिल्कुल आपको सारा का सारा प्रोसेस्ड फूड रेगुलेट करना होगा और ये जो कंपनीज़ हैं इनको इंडिकेट करना होगा कि भैया आप सारी की सारी चीज़ें मेंशन करो, क्योंकि ये कंपनीज क्या करती हैं, छुपा लेती हैं। और जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, अगर मान लो उन्होंने पूरे प्रोडक्ट के अंदर में, सपोज़ यहाँ पर कोई एक प्रोडक्ट ए है, इसके अंदर में 10 चीज़ें हैं जो बहुत खतरनाक है और बहुत सारे केमिकल हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बॉडी को बर्बाद कर सकती हैं, और इसमें दो थोड़ी अच्छी चीज़ें डाल दी, तो क्या होगा, उन दो चीज़ों को ऊपर दिखा दिया जाएगा एकदम से कि यार ये है, ये है, ये आपके बोन को डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा, आपके ब्रेन डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा। लेकिन बाकी सारी जो चीज़ें वो पीछे दिखा दी जाती हैं, छुपा दी जाती हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि दो अच्छी चीज़ों के पीछे यहाँ पर 10 बुरी चीज़ें हैं जो नेगेटिवली इम्पैक्ट करेंगी बॉडी को, वो छुपा दी जा रही हैं। तो उन सब चीज़ों को अच्छे से रेगुलेट करना होगा। इसका जो प्रेशर है वो FSSAI के ऊपर पड़ चुका है, क्योंकि लोग जो हैं वो अभी काफ़ी जागरूक हो रहे हैं, जैसे भी बॉर्नविटा का जो केस हुआ था। बात क्लियर हो गई? अब इस आर्टिकल में और कुछ है पढ़ने के लिए? हाँ बिल्कुल, एक बॉडी है FSSAI, बड़ी देर से हम लोग इसके नाम ले रहे हैं, तो आज इसके बारे में पढ़ना भी होगा, क्योंकि एग्जाम में पहले भी UPSC इसको लेकर प्रश्न पूछ चुका है। प्रश्न कैसा था मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले हम समझते हैं। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, खुद के हिसाब से यहाँ पर डिसीजंस लेने का काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में इसको कवर किया गया है। और उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है, इस बॉडी को एक एक्ट के माध्यम से बनाया गया है। उस एक्ट का नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। ठीक है, इसी एक्ट के तहत यहाँ पर उसको डेवलप किया गया। ये जो फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी एक्ट 2006 है ना, ये जो 2006 में एक्ट आया था जिसके बेसिस पर इस बॉडी को बनाया गया, इस एक्ट ने पुराने वाले कुछ और एक्ट थे उनको रिप्लेस कर दिया था। यानी 2006 से पहले भी कुछ एक्ट हुआ करते थे, जैसे प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954, खाने में मिलावट ना हो उसको रोकने के लिए यहाँ पर यह एक्ट लेकर आया गया। उसके बाद में फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1955, इस प्रकार का एक्ट लेकर आया गया। तो इन एक्ट सभी को रिप्लेस करने के बाद में 2006 में फूड स्टैंडर्ड्स एंड सेफ्टी एक्ट को लेकर आया गया था। नाउ ये जो बॉडी है जिसको इस 2006 के एक्ट के तहत बनाया गया है, ये बॉडी हेड की जाती है एक नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन के थ्रू, और उस चेयरपर्सन को हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार अपॉइंट करती है। और वो जो व्यक्ति होता है ना, वो व्यक्ति कह सकते हो एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति माना जाता है, तो कम से कम उसकी जो रैंक है वो किसी सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रैंक से नीचे नहीं होनी चाहिए। प्लस वो जो व्यक्ति होगा FSSAI का जो हेड होगा वो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अंडर में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट नज़र आता है। फिर उसके बाद में एक बात और बोली गई है, इसका मेन काम क्या है तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। मेन काम क्या है कि जो भी यहाँ पर फूड है उसके मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, इंपोर्ट, इन सब को इंश्योर करना कि सेफ़ तरीके से ये सारा काम हो सके, एक अच्छा खाना लोगों को मिल सके। अब UPSC ने 2018 में इसी प्रकार का एक प्रश्न पूछ लिया था। प्रश्न क्या था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 जो है इसने रिप्लेस किया था प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 को। तो आपको बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि काफ़ी सारे एक्ट को रिप्लेस करके ये 2006 का एक्ट आया था। तो पहला तो स्टेटमेंट हो जाता है सही। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो FSSAI जो है ये डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अंडर में आता है। ठीक है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अंडर में आता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि FSSAI डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अंडर में नहीं आता है। अभी मैंने आप लोग को यहाँ पर इसके बारे में बताया था, इट इज़ नॉट अंडर द चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा हो जाता है रॉन्ग। तो पहला स्टेटमेंट सही है, तो ऑब्वियस ही बात है अब आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर पता चल ही चुका है। तो ऑप्शन को देखोगे तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A 1 ओनली। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ना अगला आर्टिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको आप GS पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर सकते हो, प्लस साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर सकते हो। तो हुआ क्या है, यूनियन कैबिनेट ने अभी अप्रूवल दे दिया है 6003 करोड़ रुपए का फॉर द क्वांटम मिशन।
अब इस क्वांटम मिशन के तहत क्या करने वाले हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम कम्युनिकेशन जैसी चीज़ों के ऊपर इंडिया काम करेगा, क्योंकि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि चाइना तो डेवलप कर चुका है। चाइना अमेरिका में लड़ाई चल भी रही है इस टेक्नोलॉजी को लेकर कि कौन यहाँ पर ज़्यादा बेहतर करेगा। चाइना काफ़ी बेहतर कर चुका है, बट इंडिया को भी अभी करना बाकी है। इंडिया भी थोड़ा थोड़ा यहाँ पर इस मामले में आगे निकल चुका है, बट आगे भी इसको इम्प्लीमेंट करना बाकी है। तो हम अभी समझेंगे इस पूरे आर्टिकल में कि क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है प्लस क्वांटम कम्युनिकेशन क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो एनालिसिस क्या है कि यूनियन कैबिनेट ने वेडनेसडे में यानी कल के दिन 6003 करोड़ रुपए अप्रूव कर दिए हैं नेशनल क्वांटम मिशन के तौर पर। और इसमें जो पैसा है वो सारा का सारा रिसर्च डेवलपमेंट इन सब चीज़ों के ऊपर खर्चा जाएगा, ताकि हम लोग क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी को इंडिया में डेवलप कर सकें, क्वांटम कंप्यूटर्स को बना सकें। और क्वांटम कंप्यूटर्स आज के समय में प्रोग्रेस में चल रहे हैं। अब ये क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है, आपने सुपर कंप्यूटर सुना होगा। कहोगे सुपर कंप्यूटर एक अलग लेवल की चीज़ है, बिल्कुल एक अलग लेवल की चीज़ है। आपके पास में जो कंप्यूटर है ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा सुपर फास्ट होता है वो सुपर कंप्यूटर है। कितनी कैलकुलेशन और टन्स ऑफ टन्स की कैलकुलेशन वो यहाँ पे आराम से प्रोसेस कर सकता है सुपर कंप्यूटर, है ना। तो सुपर कंप्यूटर से भी बढ़कर यहाँ पर जो कंप्यूटर बनाया जाएगा वो है क्वांटम कंप्यूटर है, जिसका कोई जवाब नहीं होगा। कितनी ही बड़ी अल्टीमेट कैलकुलेशंस होंगी उनको भी बहुत आराम से, उस डेटा को बहुत आराम से प्रोसेस कर सकेगा ये क्वांटम कंप्यूटर। तो जैसे हमारे ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स हुआ करते थे उनके मुकाबले में बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी है क्वांटम कंप्यूटर। तो इसके ऊपर काम चल रहा है, ये अभी प्रोग्रेस में, बट अभी यहाँ पर इसके ऊपर काफ़ी कुछ करना बाकी है। तो ऐसा बोला गया क्योंकि यहाँ पे सारा खेल क्वांटम मैकेनिक्स का है, उसी के प्रिंसिपल के ऊपर ये पूरा का पूरा क्वांटम कंप्यूटर वर्क करता है। तो आगे मैं आपको इसके बारे में ऑलरेडी समझाऊंगा, ठीक है, तो डोंट वरी। तो बोला ये जा रहा है कि देखो जो ये क्वांटम कंप्यूटर्स है ना, ये कहीं ना कहीं जो हमारे नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं उनसे कहीं गुना ज़्यादा तेज़ी से काम करेंगे और हमें कहीं ना कहीं हेल्प करने में मदद करेंगे। प्लस इन कंप्यूटर्स के अंदर जो सिक्योरिटी होगी, है ना, जैसे आज के समय पर हैकर्स वगैरह के लिए आसान होता है चीज़ों को हैक करना, बट जो इस कंप्यूटर की क्वांटम कंप्यूटर की सिक्योरिटी होगी वो एक अल्टीमेट लेवल की होगी। इसकी सिक्योरिटी को इतनी जल्दी हैम्पर नहीं किया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि अभी से इसके ऊपर एकदम फोकस किया गया है, बहुत पहले से यहाँ पर इस मिशन के ऊपर फोकस किया जा रहा है। इवन जो 2023 का बजट है वहाँ पे 8000 करोड़ रुपए भी यहाँ पर इसके लिए अनाउंस करे गए हैं, ताकि हम क्वांटम कंप्यूटर्स को बनाएं। पहले हम छोटे लेवल का क्वांटम कंप्यूटर बनाएंगे और धीरे धीरे करके यहाँ पर उसकी कैपेसिटी को बढ़ा दिया जाएगा, जैसा यहाँ पर बोला जा रहा है। फिर क्वांटम कंप्यूटर के बाद में जो दूसरा मेन फोकस होने वाला है वो है क्वांटम कम्युनिकेशन। तो क्वांटम कम्युनिकेशन को हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं। लगभग 2 स्टेशंस में हम लोग क्या करेंगे, लगभग 2000 किलोमीटर के डिस्टेंस के बीच में हम क्वांटम कम्युनिकेशन कर सकें, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया जा रहा है। ये बात ध्यान रखना। हम चाहते हैं कि बड़ा सा बड़ा डिस्टेंस, ज़्यादा से ज़्यादा जो दूरी है वो सब, उस ज़्यादा से ज़्यादा दूरी के बीच में हम क्वांटम कम्युनिकेशन कर सकें, ये हमारा प्रोसेस, ये हमारा मकसद होने वाला है। तो क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है ये तो आपको समझ में आ गया। अब क्वांटम कम्युनिकेशन क्या होता है इसको ज़रूर समझ लेना। कम्युनिकेशन यानी बातचीत करना। अब होता यह है कि देखो, क्वांटम कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी लेवल का कम्युनिकेशन है। आपने एंड टू एंड इंक्रिप्शन का नाम सुना होगा, तो कहोगे हाँ सुना है, क्या यही है क्या? नहीं, ये नहीं है, इससे अलग है। एंड टू एंड इंक्रिप्शन से भी एडवांस लेवल है ये क्वांटम कम्युनिकेशन। एंड टू एंड इंक्रिप्शन में क्या होता है, जैसे यहाँ पर अब सपोज़ हमारी जो आर्मी है वो यहाँ पर आपस में बातचीत कर रही है, यहाँ पर पर्सन ए है और यहाँ पर पर्सन बी है। आर्मी ने कुछ यहाँ पर लिख कर भेजा, सपोज़ यहाँ पर अटैक लिख कर भेजा यहाँ से, ठीक है, ये पर्सन बी को अटैक लिख कर भेजा। अब जब लिख कर भेजा ना, तो क्या होता है, इस पूरे मैसेज को बीच में ही ट्रैक किया जा सकता है, इस मैसेज को बीच में ट्रेस किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है ना। एक साइबर अटैक के मामले से, माध्यम से, हैकिंग के माध्यम से इसको ट्रेस किया जा सकता है, देखा जा सकता है। तो ये मामला सिक्योर रहे, हमारी आर्मी के बीच का कम्युनिकेशन सिक्योर रहे, इसलिए एंड टू एंड इंक्रिप्शन को लेकर आया गया था। अब एंड टू एंड इंक्रिप्शन में क्या होगा कि जब ये पर्सन ए है, जब ये लिखकर भेजेगा अटैक, तो इस पर्सन बी के पास में ये अटैक पहुंचेगा तो, लेकिन वो अटैक लिखा हुआ नहीं होगा। जब ये रास्ते में ये अटैक वर्ड ट्रैवल कर रहा होगा ना, तो इसमें मतलब कि अटैक की जगह ए की जगह ये क्वेश्चन मार्क हो गया, उसके बाद में टी की जगह ए हो गया, फिर दूसरे टी की जगह जेड हो गया, फिर ए की जगह एक्सक्लेमेटरी हो गया। तो इस प्रकार का जो कोड है वो बनकर जाएगा। एग्जैक्टली अटैक नहीं लिखा होगा, वो कोड बनकर जाएगा बी के पास में। तो कहोगे ये तो बढ़िया चीज़ है, हाँ बढ़िया चीज़ है। तो एक सिक्योरिटी यहाँ पर हो गई। अब बीच में जो एक पर्सन ने बोला है दूसरे पर्सन को, जो आर्मी के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, उसको कोई दूसरा ट्रैक नहीं कर पाएगा, ठीक है।
ये समझ में आ गया। अब होता यहाँ पर यह है कि ये जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन है ना, ये चल तो रहा था, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी कमी निकल कर आई है। कमी क्या है कि सर आपने ये लॉकर तो प्रोवाइड करवा दिया, अब इस लॉक की चाबी भी तो चाहिए, इस लॉक की चाबी भी चाहिए। तो ए जो है ना, ये जो कोड देता है इसको, इस कोड को ये बी समझ नहीं पाएगा। इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक की चाहिए होगी, चाबी चाहिए होगी। चाबी मतलब समझ रहे हो, की, एक डिजिटल की चाहिए होगी। उसको डालने के बाद में ये कोड समझ में आएगा इस बी को। तो वो जो की है ना, वो भी ऐसे ही भेजी जाती है, वो भी की भी यहाँ पर इसी प्रकार से एयर के माध्यम से भेजी जाती है बी के पास में। तो लोगों का कहना यहाँ पर यही है कि इसका फ़ायदा क्या, कि आप कोई मैसेज भेज रहे हो, ठीक है, वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, यहाँ पे नहीं समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप इसके लिए की भी भेज रहे हो, तो कोई भी व्यक्ति की को तो ट्रैक कर ही सकता है ना। मैसेज और की दोनों को ट्रैक किया जा सकता है, और उस की का माध्यम से हम जो मैसेज है वो पढ़ सकते हैं। तो इसका क्या फ़ायदा हुआ, क्यों यहाँ पर, मतलब कोई सिक्योरिटी तो यहाँ पर हुई नहीं इस कम्युनिकेशन के बीच में। ये एक मेन फोकस रखा गया था एंड टू एंड इनक्रिप्शन में। इसकी आलोचना भी, इसका क्रिटिसिज्म भी इसी बेसिस पर हुआ। तो क्या होता है कि अब क्वांटम कम्युनिकेशन जैसी चीज़ों को बनाया गया। और मैं आपको बता दूं, पिछले साल की बात है, जो हमारी डीआरडीओ की लैब्स हैं, इन्होंने यहाँ पर इस क्वांटम कम्युनिकेशन को किया भी था। कैसे किया था मैं आपको समझाता हूँ कि दो यहाँ पर लैब थी, सपोज एक लैब यहाँ पर है, एक लैब यहाँ पर है। इन दोनों को एक फाइबर ऑप्टिकल केबल के साथ में जोड़ दिया, और वो जो केबल है, उस केबल के माध्यम से, उस केबल के अंदर में जो फोटोन्स होते हैं, वहाँ पे फोटोन्स का यूज़ करके इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ से यहाँ तक शेयर किया गया। और वो इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ से यहाँ तक शेयर किया गया, तो ये इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली इस पर्सन के पास में पहुँची है, और वो इन्फॉर्मेशन कोई भी दूसरा व्यक्ति एक्सेस नहीं कर सकता, कोई भी यहाँ पर उसको ट्रैक या ट्रेस नहीं कर सकता। तो इसी को बोलते हैं क्वांटम कम्युनिकेशन, एक अल्टीमेट सिक्योरिटी लेवल का कम्युनिकेशन हो जाना कि कोई दूसरा व्यक्ति ट्रैक ना कर सके। समझ रहे हो? तो ये था यहाँ पर क्वांटम कम्युनिकेशन का पूरा कॉन्सेप्ट। तो क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम कम्युनिकेशन को लेकर काम किया जा रहा है ताकि हम चीज़ों को और ज़्यादा सिक्योर कर सकें, ये मैंने आपको बता दिया है। अब जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं, कहोगे अगर लिखने में आएगा तो कैसे लिखेंगे, समझ में तो आ गया। तो लिखने के लिए लिखित में आपको डेटा प्रोवाइड करवा दिया है, सब कुछ रेडीमेड है, तो आपने कुछ करना नहीं है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं है, आराम से सुन लिया है, नोट्स आपके पास में तैयार हैं कि क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या होती है, क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिस पर काम करती है। प्लस इंडिया और चाइना के बीच ये कंपैरिजन थोड़ा और पढ़ लेते हैं। देखो, चाइना थोड़ा सा आगे निकल चुका है इस क्वांटम टेक्नोलॉजी के मामले में, क्योंकि 2008 से ही चाइना काम कर रहा है। 10 साल लग गए चाइना को, और काम करते करते 2022 में, यानी पिछले साल, चाइना ने एक गज़ब का काम करके दिखाया। दुनिया का पहला क्वांटम सैटेलाइट बना दिया इन्होंने। मतलब इस मामले में वाकई बहुत आगे है, मतलब दाद देनी पड़ेगी, इस मामले में इतना आगे है कि इन्होंने क्वांटम सैटेलाइट बना लिया। अब क्वांटम सैटेलाइट मतलब, अभी तो हमने जो इंडिया ने जो सक्सेसफुली टेस्ट किया है ना, वो केबल का यूज़ करके किया है। 2 लैब के बीच में ऑप्टिकल केबल का यूज़ करके किया है, ऑप्टिकल केबल यूज़ करके कम्युनिकेट किया है। लेकिन चाइना ने बिना केबल का यूज़ कर लिया, डायरेक्टली क्वांटम सैटेलाइट से इन्होंने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की है, क्वांटम कम्युनिकेशन किया है बीजिंग और शंघाई के बीच में। और ये दुनिया का पहला फास्टेस्ट कह सकते हो कि क्वांटम जो कंप्यूटर होता है वो भी यहाँ पर ओन करता है चाइना। तो दोनों ही मामले में चाइना थोड़ा आगे नज़र आता है, और उसके पीछे का जो मतलब रीज़न है, जो कारण है, वो है रिसर्च और डेवलपमेंट। क्योंकि ऐसा नहीं कि एकदम से बन गया, बोला ये जा रहा है कि 10 साल लग गए चाइना को इस प्रकार की टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते करते, उसके बाद में सफल परीक्षण ये कर पाए हैं साल 2022 के अंदर में। ठीक है, अब इंडिया में बस खाली यही प्रॉब्लम है कि हम लोगों ने यहाँ पर ज़्यादा कोई खर्चा नहीं किया इस रिसर्च के ऊपर में, ज़्यादा कोई लोग यहाँ पर इस टॉपिक के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और थोड़ा बहुत फोकस किया जा रहा है, कॉन्स्टेंटली फोकस भी नहीं किया जा रहा है इस टॉपिक के ऊपर में, ना ही रिसर्च और डेवलपमेंट इतना किया जा रहा है। तो ये थोड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। तो चाइना को अगर यहाँ पर ओवरटेक करना है तो इस टेक्नोलॉजी में हमें थोड़ा सा आगे निकलना होगा। बाकी जो ये क्वांटम टेक्नोलॉजी है, ये प्राइवेट सेक्टर भी आज के समय पर काफ़ी इसके पीछे पड़ी हुई है, चाहे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, ये सब देखने को मिलेगा। इनके पास में एक डेडिकेटेड प्रोग्राम्स आपको नजर आएंगे क्वांटम कंप्यूटिंग के। तो ये मामला क्या है, समझ में आ गया होगा। अब बात यह है कि भारत कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है इस मामले में। देखो, इंडिया ने कई सारे इनिशिएटिव्स को चलाया। जैसे साल 2018 में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसको नाम दिया गया क्वांटम इनेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्यूएस्ट करके यहाँ पर ये जो नाम है इस प्रोग्राम को दिया गया। इस प्रोग्राम का मेन मकसद है यहाँ पर कि पैसा इन्वेस्ट करके हम लोग क्या कर सकें, जो रिसर्च है उसको थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ावा दे सकें। फिर साल 2020 के अंदर में बजट की जो स्पीच थी, वहाँ पर जो हमारी फिनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने अनाउंसमेंट किया नेशनल मिशन फॉर क्वांटम टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन का, और बोला कि हम टोटल 8,000 करोड़ रुपए खर्चेंगे आने वाले 5 सालों में, ताकि इंडिया की क्वांटम इंडस्ट्री को और ज़्यादा मजबूत किया जा सके। फिर अक्टूबर 2021 के अंदर में जो गवर्नमेंट है उन्होंने अभी
2021 में क्या किया, क्वांटम कम्युनिकेशन लैब को बनाया, 2 लैब बनाई गई और उनके बीच में कम्युनिकेशन कर कर दिखाया, जैसे मैंने आपको बताया है ना। तो ये था यहाँ पर पूरा का पूरा मामला क्वांटम टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन को लेकर। चलो आते हैं अगले आर्टिकल पर। ना दोस्तों, एक टॉपिक आपको ये देखने को मिलेगा, इंडियंस जो हैं आज के समय पर वो सूडान में फंसे हुए हैं। सूडान में फंस चुके हैं क्योंकि सूडान में चल रही है एक बुरी तरह से लड़ाई। 2 ग्रुप आपस में भिड़ चुके हैं, एक का नाम है RSF और एक का नाम है SAF। RSF जो कि रैपिड सपोर्ट फोर्सेस हैं और SAF यानी कि सूडान की आर्मी फोर्सेस हैं। इनके बीच में आपस में लड़ाई हो गई है पावर को लेने के लिए। अब इसको मैं समझाऊंगा नहीं सूडान क्राइसिस क्या है। अब क्या हुआ, इसी मामले की वजह से, क्योंकि अटैक वगैरह बहुत हो रहे हैं, बॉम्बार्डिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, तो लोग यहाँ पे इंडियंस भी काफ़ी सारे लोग सूडान में हैं, तो वो सब अभी यहाँ पर फंस चुके हैं सूडान के अंदर में। उनके पास में ना प्रॉपर खाने की सप्लाई हो पा रही है ना प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी मिल पा रही है, तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आज के समय पर फेस करनी पड़ रही है। तो करना क्या है, आपको करना ये होगा, सूडान में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, क्या क्राइसिस है, वो अच्छे से आपने पढ़ने होंगे। तो कौन पढ़ाएगा, मैं ही पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं कल पढ़ा चुका हूँ। तो कल मैंने कवर कर लिया है ऑलरेडी, 10 मिनट में मैंने आपको वो पूरा का पूरा आर्टिकल समझाया था। अभी मैं समझाने लगूंगा तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा, जो कि यहाँ पर इस टॉपिक पर देना सही नहीं होगा, क्योंकि हम इसको कल ही डिस्कस कर चुके हैं। तो कल वाला वीडियो जब आप ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद में वीडियो के बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल अंत में चले जाना। तो बिल्कुल अंत में जैसे आप जाओगे ना, आपको वहाँ पे वो टॉपिक मिल जाएगा। सबसे लास्ट मैंने ये टॉपिक डिस्कस किया है सूडान का इशू वाला, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग प्लीज़ इसको कवर कर लेना। नाउ फाइनली आते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पे। तो आज जो है एडिटोरियल्स हमारे लिए ज़्यादा काम के नहीं है, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट इश्यूज़ निकल कर आते हैं। एक तो इशू यहाँ पर यह है, ये मैंने कुछ दिन पहले आपको पता होगा थंबनेल में पढ़ाया भी था। थंबनेल में मैंने आपको बताया था कि इंडिया के अंदर में जो दूध है उसको लेकर जो दाम है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दूध का शॉर्टेज इंडिया में नज़र आ रहा है, तो उसको लेकर ये पूरा एडिटोरियल है, इसको हम समझेंगे। एक डेटा है, एक एडिटोरियल ये है, ये कर्नाटका के इलेक्शंस को लेकर है, आप इसको स्किप कर सकते हो। फिर उसके बाद में एक एडिटोरियल ये है, इसको डिस्कस करेंगे, ये थोड़ा रेलिवेंट है। इंडिया और UAE के कॉपरेशन के बारे में डिस्कस करता है कि भारत और UAE दोनों आपस में मिलकर किस प्रकार से साथ में मिलकर फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं। कैसे, जो अगर आप हम लोग वर्ल्ड मैप को ड्रॉ करें तो वर्ल्ड मैप में जो सदर्न पोर्शन है, साउथ वाली जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर इंडिया UAE कैसे मिलकर फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं, अच्छी तरीके से खाना लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो इसको लेकर ये पूरा एडिटोरियल लिखा है। और ख़ास बात यहाँ पर यह है कि ये एडिटोरियल लिखने वाले जो पर्सन हैं वो हैं अब्दुल नासिर अल शली। तो ये जो हैं ये आज के समय पर ये एम्बेसडर हैं UAE के टू द इंडिया। तो इंडिया में UAE के एम्बेसडर हैं, तो इन्होंने ये पूरा एडिटोरियल लिखा है। तो समझते हैं एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें ये मेंशन करने की कोशिश करते हैं। बस अच्छे से सुनना, क्योंकि आज का जो हमने मेंस का क्वेश्चन लिया है वो भी यहाँ पर इसी आर्टिकल के बेसिस पर लिया है। तो ये क्या क्या बोलने की कोशिश करते हैं, आओ समझते हैं एक एक करके। तो UAE दैट इज़ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो UAE यहाँ पे आप देखोगे ना, इन्होंने बात की है फूड सिक्योरिटी की। और फूड सिक्योरिटी की जब हम लोग बात करते हैं तो वही देश बेहतर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो खाने का उत्पादन है वो किया जा रहा है, और वो देश सबसे ज़्यादा खाने का एक्सपोर्ट भी कर रहा हो। तो इंडिया यहाँ पर उसी कैटेगरी में आता है। यहाँ पे बहुत सारे फसलों का प्रोडक्शन भी किया जाता है और बहुत सारी जो फसलें, बहुत सारा खाना हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं दुनिया भर में। तो UAE भी यहाँ पर इसी चीज़ के ऊपर एक मेन फोकस रख रहा है। UAE का कहना यह है कि इंडिया जो कि दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूसर है और वो एक UAE का इम्पॉर्टेंट पार्टनर भी है। तो UAE और इंडिया दोनों मिलकर फूड सिक्योरिटी के मामले को मजबूत कर सकते हैं। इंडिया और UAE के बीच में जो ये फूड सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, ये कई तरीके से बेनिफिशियल हो सकती है। बहुत सारे पॉइंट्स पर हम इसको कह सकते हैं कि आगे मजबूत कर सकते हैं। बहुत सारे बिंदुओं पर हम इसको, इन पार्टनरशिप को आगे लेकर चल सकते हैं। तो पहले तो UAE ने बोला है कि इंडिया के पास में बहुत सारी क्षमताएँ हैं। अब वो क्षमताएँ क्या क्या हैं, पहले हम इसको समझते हैं। इंडिया ने अपना जो स्टेटस है वो बहुत बेहतरीन डेवलप किया है फूड प्रोडक्शन के मामले में। इंडिया दुनिया में एग्री एक्सपोर्ट पावर हाउस बन चुका है, यानी कि एग्रीकल्चर के जो क्रॉप्स हैं वो हम बहुत सारा एक्सपोर्ट करते हैं अलग अलग कंट्रीज़ को। उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि इंडिया में बहुत सारा फसलों का प्रोडक्शन होता है। इंडिया में एक फेवरेबल क्लाइमेट है, एक अच्छा क्लाइमेट है जो कि हमारी फसलों को सूट करता है। उसके बाद में फूड प्रोडक्शन इंडिया के अंदर धीरे धीरे ग्रो हुआ है। प्रोसेसिंग सेक्टर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इन सब चीज़ों की मदद से इंडिया आज के समय में एक एक्सपोर्ट पावर हाउस बन चुका है। और इन सब चीज़ों के अलावा इंडिया का जो मतलब कह सकते हो कि दुनिया भर का जो मार्केट है वहाँ पे सर्व करने में भी इंडिया आगे है। पिछले कुछ सालों में भारत एक ह्यूमैनिटेरियन प्रोवाइडर की तरह उभर कर आया है। भारत ने डेवलपिंग कंट्रीज़ की बहुत ज़्यादा मदद की है, ऐसा यहाँ पर राइटर बोलते हैं।
डेवलपिंग कंट्रीज़ जो कि अभी यहाँ पर लगातार एक डेवलप्ड कंट्री बनने की ओर में लगी पड़ी हैं। तो इंडिया ने यहाँ पर उन देशों की बहुत मदद की है। अफ्रीकन कंट्रीज़ में कई सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर फूड सिक्योरिटी को लेकर पूरा बवाल हो गया था, यानी कि लोगों को प्रॉपर खाना नहीं मिल पा रहा था। तो वहाँ पर भी इंडिया ने उन कंट्रीज़ को हेल्प की है। तो इंडिया कहीं ना कहीं यहाँ पर कह सकते हो एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है। बार बार देखो इन्होंने इस चीज़ के ऊपर एक मेन फोकस किया कि इंपॉर्टेंट कंट्री है फूड प्रोडक्शन के मामले में। और अभी यूएई का मेन फोकस यह है कि इन्वेस्टमेंट करना, और यूएई ने यहाँ पर अभी इन्वेस्टमेंट किया भी है इंडिया के प्रति। इंडिया में कि मैसिव बड़े बड़े फूड पार्क्स को बनाया जाए, और इस मामले में फूड को एक्सपोर्ट करने के मामले में इंडिया और यूएई दोनों साथ मिलकर काम कर सकें। इसको लेकर यूएई चाहता है कि हम अपने इन्वेस्टमेंट को और ज़्यादा बढ़ा दें। आप देखोगे उसके अलावा यहाँ पे राइटर का कहना यह है कि भारत में एक और बेहतरीन सिस्टम है, वो है पीडीएस सिस्टम, जिसकी तारीफ़ करते हैं ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी जो राशन मिलता है लोगों को राशन दिया जाता है ना, वो पीडीएस सिस्टम के तहत दिया जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सब्सिडरी प्रोग्राम है जो कि इंडिया में लगभग 800 मिलियन सिटीजन्स को अनाज प्रोवाइड करवाता है। फिर उसके बाद में उनको अफोर्डेबल मील देता है, सस्ते दाम में आपको अनाज मिल जाता है। ये बात की, और साथ ही साथ में इसी के साथ साथ यहाँ पे जो एम्बेसडर हैं ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तारीफ़ करते हैं कि पीएम ने एक स्कीम चलाई है। कौन सी स्कीम? पोषण अभियान स्कीम। ये दुनिया की सबसे बड़ी न्यूट्रिशनल प्रोग्राम स्कीम है, जिस स्कीम का मेन मकसद है कि बच्चे और महिलाएं सभी लोगों को यहाँ पर एक अच्छा खाना दिया जा सके, ये यहाँ पर बोलते हैं। फिर इन्होंने बोला कि इतना ही नहीं, इंडिया ने इस मामले में और भी किया है, क्योंकि अब की बार G20 की प्रेसिडेंसीशिप भारत के हाथ में है। तो इसको देखते हुए इंडिया लगातार क्या कर रहा है, जो मिलेट्स का कंजम्पशन है उसको प्रमोट कर रहा है। मिलेट्स क्या होते हैं आपको पता है? बाजरा है ना, रागी, जोवर, ये मिलेट्स होते हैं, यानी मोटे अनाज जो हैं। इनका प्रमोशन जो है आज के समय पर भारत बहुत ज़्यादा कर रहा है। इवन साल 2023 को एक इंटरनेशनल ईयर मिलेट्स की तरह भी अब की बार देखा जा रहा है, क्योंकि मिलेट्स काफ़ी न्यूट्रिशियस होते हैं। प्लस कहीं पर अगर सूखा पड़ गया है तो वहाँ पर भी आप मिलेट्स को ग्रो कर सकते हो। तो ये सारे फ़ायदे हैं मिलेट्स के। तो इंडिया ने कहीं ना कहीं दुनिया भर को एक इम्पॉर्टेंट सा जो मैसेज है मिलेट्स को लेकर, वो तो डेफिनेटली दिया है, और काफ़ी सारे लोग इसको धीरे धीरे करके इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। इंडिया की जो G20 प्रेसिडेंसी है अब की बार, इसकी मांग यहाँ पर यही है कि हम 3 चीज़ों को पूरी तरह से टैकल कर सकें। और वो 3 चीज़ें क्या हैं? वो है 3C। सी मतलब कोविड, कॉन्फ्लिक्ट और क्लाइमेट। इन 3 मैटर्स के ऊपर प्रॉपर फोकस किया जा सके, इंडिया की यहाँ पर एक प्रॉपर ये मांग आपको देखने को मिल जाती है। अब राइटर यहाँ पर बोलते हैं कि यूएई कैसे यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है भारत के साथ में। देखो, अगर हम इंडिया और यूएई दोनों को साथ में देखें तो दोनों, वैसे अभी यूएई फूड सेक्टर में इतना आगे नहीं है जितना यहाँ पर इंडिया फूड सेक्टर में आगे देखने को मिलेगा। इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट फूड सप्लाई चेन के अंदर में आने वाला देश है। तो यूएई ने बोला कि हमने भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है भारत में, क्योंकि एक जो I2U2 प्रोग्राम है, I2U2 प्रोग्राम का मतलब पता होगा। I2U2 का मतलब है यहाँ पर 4 देश हैं, इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए। तो इंडिया और यूएई भी यहाँ पर इस I2U2 ग्रुप का हिस्सा हैं। तो राइटर ये बोलते हैं कि I2U2 का समिट हुआ था पिछले साल जुलाई में, तो यूएई ने लगभग $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोला था। ये बोला था कि इंडिया में जो फूड पार्क्स होंगे उसको बनाने के लिए यूएई $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा मध्य प्रदेश और गुजरात में। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये बोला गया। उसके साथ साथ यूएई क्या कर रहा है आज के समय पर, इंडिया के साथ मिलकर एक फूड सिक्योरिटी कॉरिडोर को बनाने के ऊपर काम कर रहा है। वो जो फूड सिक्योरिटी कॉरिडोर है ना, ये इंडिया का जो विज़न है कि एक अच्छा फूड प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाना इन ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ को, वो पूरा हो सकेगा। तो एक जो अगर हम बात करें फूड सिक्योरिटी कॉरिडोर, उस फूड सिक्योरिटी कॉरिडोर में यूएई इंडिया की मदद कर सकता है। कैसे, वो आगे समझेंगे। तो राइटर यहाँ पर ये बोलते हैं कि जो ये कॉरिडोर होगा ना, इसमें इंडिया और यूएई दोनों मिलकर दुनिया भर में, यानी इंटरनेशनल मार्केट में जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर एक अच्छा जो फूड है वो पहुँचा सकते हैं। और यूएई के लिए भी यहाँ पर ये बेनिफिशियल होगा, साथ ही साथ में ये इंडिया के लिए भी बेनिफिशियल होगा। भारत के जो फार्मर्स हैं, जो किसान भाई हैं, उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होगा, उनको भी इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। अब वो कैसे, इसको समझते हैं। उसको समझने के लिए पहले आपको मैप देखना होगा। यहाँ पर मैप में आपको इंडिया ये दिखेगा, इंडिया के पास में बाद में आपको यहाँ पर ये यूएई नज़र आएगा, ठीक है। तो ये है यहाँ पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और इधर है यहाँ पर इंडिया। दोनों के बीच में अरेबियन सी है, ये भी आपने ध्यान में रखना है।
अगर हम जूम करें तो थोड़ा इसको हम जूम आउट करें तो यहाँ पर आपको ये इंडिया देखने को मिल जाएगा, ये यूएई देखने को मिल जाएगा, इधर अफ्रीकन कंट्रीज़ देखने को मिल जाती हैं और इधर यहाँ पर पूरा वेस्ट एशिया देखने को मिल जाता है। इसको हम वेस्ट एशिया बोलते हैं। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो गया, इधर यहाँ पर यूएई नज़र आएगा। तो अभी हम कहाँ पे थे? अभी हम बात ही कर रहे थे कि भारत और यूएई दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं ग्लोबल साउथ को, क्योंकि ग्लोबल साउथ कौन सा वाला रीजन हो गया? अगर आप लोग वर्ल्ड मैप देखते हो तो यहाँ पर ग्लोबल साउथ बात कर रहे हैं हम इस वाले रीजन की, कि ये जो कंट्रीज़ हैं इनको यहाँ पर एक सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, इनको एक अच्छा फूड प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाना, सस्ते दाम में एक अच्छा फूड एक्सपोर्ट करना। तो उसमें यूएई और इंडिया दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है एक फूड कॉरिडोर बनाया जा सकता है भारत और यूएई के बीच में। क्या होगा उससे? जो भारत है ना, वो अभी इन कंट्रीज़ तक, इन वेस्ट एशियन कंट्रीज़ तक प्रॉपरली पहुंच नहीं पा रहा है, तो कैसे पहुंच सकता है? इंडिया क्या कर सकता है? अपना जो फूड है उसको यहाँ पे एक्सपोर्ट करेगा, तो यूएई क्या कर सकता है? अपने जो स्टोरेज है, जो गोदाम है, वेयर हाउसेज है, वो यहाँ पे प्रोवाइड करवा सकता है। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? फूड को रख सकते हैं और रखने के बाद में यूएई का ही यूज़ करके या यूएई की मदद लेकर हम वेस्ट एशिया तक पहुँच सकते हैं। यहाँ पर खाने को प्रोवाइड करवाया जा सकता है और ना केवल वेस्ट एशिया से पूरा का पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट तक भी रीच किया जा सकता है बहुत आराम से। यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग स्टोर कर सकते हैं सारे फूड ग्रेन्स को और यहीं से हम लोग दुनिया भर की हेल्प कर सकते हैं, वो इनका कहना है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो राइटर क्या बोलता है कि ये जो लोकेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एशिया और यूरोप के बीच में कनेक्टिविटी अगर करनी है तो यूएई एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। बहुत सारी यूएई की जो कंपनीज़ है वो अपना अभी इंटरेस्ट दिखा भी रही हैं, वो कहीं ना कहीं इस लॉजिस्टिक को सपोर्ट भी कर सकती हैं, ऐसा यहाँ पर कहना है। वो इस फूड कॉरिडोर को और मजबूत कर सकती हैं, है ना, भारत के साथ में मिलकर काम कर सकती हैं। इवन यहाँ पर जो दुबई मल्टी कमोडिटी सेंटर है, यूएई का एक सबसे बड़ा फ्री ट्रेड जोन है, इन्होंने क्या किया है? एक लॉन्च किया है प्लेटफॉर्म जिसको हम लोग अग्रियोटा बोलते हैं। एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एग्रीकल्चर को लेकर ट्रेडिंग करवाई जाती है, व्यापार होता है। तो यूएई बोलता है कि इवन वो जो एग्रीकल्चर को लेकर व्यापार होता है, वो जो प्लेटफॉर्म है ना इनका, एग्रियोटा करके एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, उसमें हम इंडियन फार्मर्स को लिंक कर सकते हैं। इंडियन फार्मर्स जो हैं वो यहाँ पर यूएई के साथ में लिंक कर सकते हैं, फूड कंपनीज तक यहाँ पर अपना जो भी उनका प्रोडक्शन है वो बेच सकते हैं। तो अग्रियोटा जो है इंडिया के बहुत सारे मिलियंस ऑफ फार्मर्स को अपॉर्चुनिटी देगा कि वो यूएई के फूड कंपनीज तक पहुंच जाएं, वहां पर अपना सामान पहुंचाएं उन कंपनीज तक। वो कंपनीज यहाँ पे आगे उन सामान को, उन प्रोडक्ट को जो है आगे की प्रोसेसिंग करेंगी, है ना। फिर उसके बाद में इन सब चीज़ों के अलावा जो यूएई है उसका कहना यहाँ पर यह है कि हम धीरे धीरे अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ा देंगे। जो इंडिया में फूड पार्क्स हैं उसको यहाँ पर एस्टेब्लिश किया जाएगा, उसके बेसिस पर हम थोड़ा आगे चल सकेंगे। इसके फ़ायदे क्या होंगे? इसके बेनिफिट्स काफ़ी सारे हैं। इंडिया जो है यूएई से काफ़ी कुछ गेन कर पाएगा, यूएई जो है इंडिया से काफ़ी कुछ गेन कर पाएगा, दोनों की यहाँ पर मदद हो पा रही होगी। जब ये कॉरिडोर बनेगा, यहाँ पे यूएई की कंपनीज भारत के साथ में काम कर रही होंगी, तो जो नॉन फार्मिंग एग्रीकल्चरल जॉब्स हैं वो भी बनेंगी, वो भी बहुत सारा जनरेट होंगी। साथ ही साथ में इंडिया के जो फार्मर्स हैं उनको अपने प्रोडक्ट का एक अच्छा दाम भी मिल रहा होगा, है ना। तो ये बात यहाँ पर इनके थ्रू बोली गई है। तो ये एक अच्छा तरीका है दुनिया भर के मार्केट प्लेस को दुनिया भर के मार्केट प्लेस को अचीव करना। और मार्केट प्लेस ऐसे अचीव किया जा सकता है जब ये दोनों साथ में मिलकर काम कर लें। तो इंडिया की जो G20 प्रेसिडेंसीशिप है आज के समय में वो बेहतरीन तरीके से चल रही है। भारत के पास में अभी अपॉर्चुनिटी भी है कि इंडिया और यूएई दोनों मिलकर कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर आएँ जिससे कि यहाँ पर इस फूड सिक्योरिटी को लेकर काम किया जा सके। और जो ग्लोबल साउथ है यानी कि दुनिया भर का जो सदर्न वाला रीजन है, वहाँ पर हम इन कंट्रीज़ के जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ है उनकी यहाँ पर हेल्प कर सकें। ठीक है, फिर बिल्कुल लास्ट पॉइंट में राइटर मेंशन करते हैं कि इंडिया एक बार ज़रूर से इस मैटर को देख सकता है, अपना व्यापार का जो पाथवेज है वो यूएई के साथ में मजबूत कर सकता है। और अगर यहाँ पे चाहें तो वो आगे काम करके जो फ्यूचर है फूड को लेकर, खाने को लेकर, वो एक एफिशिएंट फ्यूचर यहाँ पर हम लोग बना सकते हैं ग्लोबल साउथ का। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे आते हैं। नाउ अभी यहाँ पर इसी टॉपिक के ऊपर आज का मेंस का क्वेश्चन बेस्ड है हमारा। तो आज का क्वेश्चन क्या बोलता है, फटाफट इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है, मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस विल एंश्योर दैट इंडिया इज एन एसेंशियल पार्टनर इन द प्लान ऑफ यूएई टू स्ट्रेंथन फूड सिक्योरिटी इन द ग्लोबल साउथ। यानी कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि इंश्योर करेंगे आगे
कि इंडिया जो है बिल्कुल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है यूएई का, और दोनों देश मिलकर क्या कर सकते हैं, ग्लोबल साउथ वाले रीजन में एक फूड सिक्योरिटी को मजबूत करने का काम कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आपने आंसर लिखना है 250 शब्दों में। इसको 250 शब्दों में मत लिखना, इसको 150 शब्दों में लिखना है, ठीक है, 150 वर्ड्स में लिखना, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कंटेंट मिलेगा नहीं, तो मैं इस बात को समझता हूँ। तो 150 वर्ड्स में यहाँ पर इसका आंसर लिखा जा सकता है और अच्छा आंसर लिखा जा सकता है। नाउ हिंदी में एक बार क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ कि अभिसरण के कई बिंदु ये सुनिश्चित करेंगे कि भारत वैश्विक दक्षिण में जो खाद्य सुरक्षा है इसको मजबूत करने के लिए यूएई की योजना में एक आवश्यक भागीदार है, और यहाँ पे आगे काम भी कर सकता है इस चीज़ को लेकर। तो यूएई का जो प्लान है उसमें इंडिया कैसे रोल प्ले कर सकता है, ये आपने समझाना है 150 शब्दों में। तो 150 शब्दों में आंसर लिखना, और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप, फुल फॉर्म लिखना है। आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पर 56,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में जुड़कर क्या कर सकते हो, वहाँ पे आंसर्स को सबमिट कर सकते हो। आंसर को जब सबमिट करोगे तो आंसर सबमिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम आप सभी लोग को करना है, एटलीस्ट सभी लोग को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकोगे। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकोगे कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं। अगला एडिटोरियल बात करता है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क के बारे में। अगर आप मेरी एक बात मानोगे तो बहुत अच्छा होगा, वैसे मान लोगे अगर मैं कहूँगा तो ये वाला टॉपिक ना यहाँ से मत कवर करो। कहाँ से कवर करना है, आपको 11 अप्रैल का वीडियो देखना है। किस तारीख का, 11 अप्रैल का। आज 20 अप्रैल है, मैंने ये आर्टिकल 11 अप्रैल को ही कवर कर दिया था, प्रॉपर डेटा के साथ में, प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन नोट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करवा दिए हैं। वैसे आज का जो मैं आपको पीडीएफ दूंगा उसमें भी ये सारे नोट्स वगैरह डाल दूंगा, ठीक है। तो अगर आप लोग 11 अप्रैल का वीडियो देखोगे, 11 अप्रैल 2023 दीपक यादव एजुकेशन लिख देना द हिंदू करके, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। वहाँ पे इवन मैंने थंबनेल भी लगा रखा है कि भारत में फिर बढ़ सकते हैं दूध के दाम, इस प्रकार का जो थंबनेल है वो लगा हुआ है, ठीक है। तो प्लीज़ आप जाके उस वाले वीडियो को देखो, और वहाँ पे आपको कोई आगे पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला आर्टिकल ही मैंने वही थंबनेल वाला आर्टिकल डिस्कस किया है। तो वैसे बोला ये जा रहा है कि देखो इंडिया में पिछले कुछ समय पर दूध की जो सप्लाई है वो थोड़ी सी कम देखने को मिली है ना। तो इस वजह से दूध के जो दाम है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दूध के मामले में जो इन्फ्लेशन है वो यहाँ पर ज़रूर से नज़र आया है, ऐसा कहना है। उसके पीछे का रीज़न है, कुछ यहाँ पर डेटा दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे अलग अलग चार्ट्स दिए गए हैं। जैसे आप देखोगे एक चार्ट ये है, ये चार्ट क्या दर्शाता है, ये चार्ट दर्शाता है कि जो क्वांटिटी ऑफ मिल्क है जो प्रोड्यूस हो रहा है इंडिया में वो किस प्रकार से कम बढ़ती होता जा रहा है। जैसे 1991 में दूध का प्रोडक्शन यहाँ पर आप देख पाओगे थोड़ा ऊपर उठा, फिर कम हुआ, फिर ऊपर उठा, फिर कम हुआ, फिर उसके बाद 2005-6 के आसपास काफ़ी कम हो चुका था, फिर उसके बाद में ये काफ़ी ज़्यादा आगे हो गया, और आज के समय में हम बहुत सारा मिलियंस ऑफ टन्स में जो दूध का प्रोडक्शन है वो करते हैं, ठीक है। ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। अब की बार 2021-22 के अंदर में ये 2021 के आसपास, 2020 के आसपास जो है दूध का प्रोडक्शन हुआ था। 2021 मिलियन टन्स के आसपास हम लोगों ने दूध का उत्पादन किया था, और 2022-23 में देखें तो ज़्यादा कोई उत्पादन हुआ नहीं है। कोविड में आप कह सकते हो 2019 तक तो उत्पादन सही रहा, 2020, 21, 22 ये जो 3 साल है यहाँ पर इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ नहीं है, ऐसा यहाँ पर बोला है। प्रोडक्शन बिल्कुल सेम चल रहा है, 220, 21, 22 मिलियन टन के आसपास ही जो है वो प्रोडक्शन किया जा रहा है। और दूध का प्रोडक्शन इसलिए भी कम हो गया है, उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि पिछले कुछ समय में इंडिया में लंपी स्किन डिजीज़ यानी काफ़ी सारी जो बीमारियां हैं वो फैल गई, जो कि गाय भैंसों को बीमार करती चली गई और साथ ही साथ में उनकी जान ले ली। तो ये वाला मैप ये दिखाता है कि इंडिया में कहाँ कहाँ पर लंपी स्किन डिजीज़ के केसेस सबसे ज़्यादा हैं, प्लस कहाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा डेथ हुई है गाय की और भैंसों की। तो यहाँ पर केसेस देखोगे, जैसे यहाँ पे ऊपर इस वाले रीजन के अंदर में आप देखोगे तो 1.75 लाख के आसपास केस निकल कर आए लंपी स्किन डिजीज़ के, और उसकी वजह से यहाँ पर जो मृत्यु हुई है जानवरों की वो लगभग 17,932 के आसपास हुई है। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर आप लोग राजस्थान को देखोगे तो वहाँ पर 15.67 लाख के आसपास केसेस निकल कर आए, 76,000 के आसपास डेथ हुई है गाय भैंसों की। फिर ऐसे यहाँ पर केसेस आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, है ना। महाराष्ट्र कर्नाटका के केसेस भी आपको इसी प्रकार से देखने को मिल जाएंगे, लाखों में केसेस निकल कर आ रहे हैं। तो जो डार्क कलर के रीजन है यानी कि सबसे ज़्यादा केस यहाँ पर निकल कर आए, सबसे ज़्यादा जान भी यहाँ पर गाय भैंसों की गई है। तो लंपी स्किन डिजीज़ एक कारण बन गया जिसकी वजह से जो दूध का प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है। फिर उसके बाद में एक और कारण है प्रोडक्शन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ने का कि जो फॉडर है, जो चारा है जो गाय भैंसों को डाला जाता है, उस चारे के ऊपर में
जो दाम है वो काफ़ी बढ़ गए, चारा का जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिला है। ठीक है, तो फॉडर के दाम बढ़ गए, तो इस वजह से यहाँ पर जब फॉडर को दिया गया तो फॉडर के दाम बढ़ने की वजह से जो दूध है उसके भी यहाँ पर दाम बढ़ते हुए नजर आए, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। पिछले कुछ समय में इवन बोला यह जा रहा था कि हालात इंडिया के ऐसे हो चुके हैं कि अब इंडिया को दूध और दूध से बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं वो अलग अलग देशों से इंपोर्ट करने पड़ेंगे, बट मैं आपको बता दूं सरकार ने क्लैरिफाई कर दिया है, और थोड़े दिनों पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि एनिमल हस्बेंड्री जो मिनिस्टर है उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि हम कुछ भी इंपोर्ट करने वाले नहीं हैं। इवन यहाँ पर इंडिया जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है दूध उत्पादन के मामले में, हम लोग सबसे टॉप पर आते हैं। इंडिया ने बहुत कुछ अचीव किया है पिछले 50 सालों के अंदर में दूध उत्पादन के मामले में, और इस रास्ते में अगर हम पहुँचे हैं तो वो डॉक्टर वर्गीज़ कुरियन की वजह से, वो यहाँ पर वाइट रिवॉल्यूशन लेकर आए, ऑपरेशन फ्लड चलाया गया, उसकी वजह से यहाँ पर हम आगे बढ़ चुके हैं। ये सारी बातें मैं उस दिन डिस्कस कर चुका हूँ, आपको ऑलरेडी नोट्स में प्रोवाइड करवा चुका हूँ, आज भी वो सब चीज़ें मैं आपको नोट्स में दे दूंगा, तो डोंट वरी, वो चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, थोड़े दिनों पहले मैंने आपको इसके ऊपर एक आंसर राइटिंग भी करवाई थी। तो डेयरी सेक्टर को लेकर यही कंसर्न था, क्या हम इंपोर्ट करने वाले हैं सबसे बड़े उत्पादन होने के बाद भी? तो ऐसा नहीं है, हम कोई इंपोर्ट करने वाले नहीं हैं, इवन हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट की कैपेबिलिटीज़ हमारे पास में है। बट दिक्कत यही थी कि पिछले कुछ समय पर थोड़ी इश्यूज़ हम लोगों ने फेस किए, जिसकी वजह से दूध के जो दाम है वो थोड़े से बढ़ गए हैं। बस खाली ये दिक्कतें हमें थोड़ी सी ज़्यादा इंडिया में देखने को मिली हैं पिछले कुछ समय में। बाकी आपको और डिटेल से कवरेज चाहिए तो मैंने 11 अप्रैल वाले वीडियो में इसको कवर कर रखा है, प्लीज़ मैंने आपसे बोला है कि आप उसको एक बार जाकर ज़रूर से गो थ्रू कर लें। अब आते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये था कि अटल इनोवेशन मिशन को सेटअप किया गया है कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग। नीति आयोग के तहत यहाँ पर अटल इनोवेशन मिशन को बनाया गया। नाउ इसके साथ में दोस्तों करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त, और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।